प्रत्याशियों ने। कवरेज लगातार आप न्यूज 18 राजस्थान पर देख रहे हैं। आज चुनावों का ऐलान हो चुका है। 23 का चुनाव है तो 23 को ही मतदान होना है, लेकिन नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। अंक गणित के हिसाब से तो खैर ये ज्योतिषी गणना करेंगे, और जाहिर तौर पर चूंकि हमारे राजनेता चाहते भी हैं और कुछ पसंद भी करते हैं ज्योतिषी और अंक शास्त्र हो, तो वो अपने लिहाज से उसका एनालिसिस और विश्लेषण करेंगे। लेकिन यहां पर खालिस पॉलिटिकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। 4 खास मेहमान, राहुल लाल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत स्वागत आपका। संजीव कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। निरंजन पोद्दार जी, राजस्थान का जाना पहचाना चेहरा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सौरभ दुबे जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले सीधा नितिन, ये पोद्दार साहब, आपसे समझना जानना चाहूंगा, 23 का चुनाव है, 23 को मतदान है, बताइए नतीजा क्या आएगा? निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है राजस्थान के अंदर, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी तक मेरा मूल्यांकन ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने वोटों को कास्ट करवाने में कामयाब रही तो एक बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज मिलेगा। उसका तर्क मैं ये देता हूं कि इसके अंदर आप ये देखेंगे कि जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी जब हारी है तो बहुत छोटे से वोट ऑफ परसेंटेज के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी हारी है। जबकि भारतीय जनता पार्टी जीती है तो बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती है। और जब भारतीय जनता पार्टी हारती है उस टाइम आप एक चीज का और अध्ययन करिए कि जो परसेंटेज ऑफ पोलिंग है उसके अंदर गिरावट आती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का नंबर्स ऑफ वोट राजस्थान के अंदर कांग्रेस से ज्यादा है, बशर्ते वो पोल करवाने में सक्सेस रहे, पोल करवाने में वो सफल रहे। ये केवल भारतीय जनता पार्टी को देखना, अन्यथा। और तीसरी एक और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से पिछले चुनावों को अगर हम देखते हैं 2018 के चुनावों को, तो उन चुनावों के अंदर जो एक गुजर बेल्ट है, जहां से सचिन पायलट जी ने एक एडवांटेज दिया था 78% विनिंग, जिसको कहते हैं सक्सेस रेट, सचिन पायलट जी के हाथ में बैटन थी और उन्होंने सक्सेस रेट दिया था गुजर बेल्ट से। आज कहीं ना कहीं वो गुजर बेल्ट सचिन पायलट जी को लेकर के सशंकित है। और मुझे लगता है संजीव कौशिक जी, बिल्कुल संजीव कौशिक जी, 0.5% का फर्क बच रहा था। 1,79,000 के आसपास वोट का अंतर दोनों पार्टी में था। लेकिन अगर फासला देखें तो 26, 27, 73 पे बीजेपी आई थी और 99 पर राजस्थान आई थी। तो नया वोटर भी जुड़ रहा है। नया वोटर क्या एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा? और जहां पर निरंजन जी ने अगर सचिन पायलट का जिक्र किया है तो ईआरसीपी को लेकर 16 अक्टूबर से शुरू होने वाला है घमासान और यलगार राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से। देखिए, आज से 6 महीना पहले की बात करें यदि राजस्थान में तो स्थिति बेहतर नहीं थी कांग्रेस की, लेकिन अब पिछले 6 महीने में स्थिति बहुत बेहतर हुई है। लगातार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए काम किया है, और चाहे वो कमेटियां बनाई हैं अलग अलग जातियों के लिए, कल जातिगत आधारित जनगणना की बात उन्होंने की, या फिर ये ईआरसीपी की बात हो रही है उसके संदर्भ में, तो ये तमाम मजबूती जो, हाँ एक फैक्टर है, ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वर्तमान में और भविष्य के चेहरे को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा यदि कांग्रेस पार्टी इस बात को संतुलित करने का प्रयास करे कि अनुभव की आंखें भी उसके साथ चाहिए, और एक भविष्य, जो भविष्य दिखाई दे रहा है, कांग्रेस पार्टी भी देख रही है कि सचिन पायलट में उसका बेहतर भविष्य दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी के वक्त में थोड़ा सा ये तालमेल बनता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ये तालमेल यदि दोनों के बीच में बन जाए, मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत बेहतर तरीके से फाइट कर रही है और वहाँ पे दोबारा वापसी के ज्यादातर संभावना हम देख रहे हैं। बिल्कुल। सौरभ दुबे जी, ये बताएं साफ तौर पर, अब सवाल यही कि राजस्थान सरकार या कोई भी सरकार जहां पर चुनाव होने अब किसी तरह की कोई घोषणा नहीं कर सकती है। उस लिहाज से अगर हम पिछले कुछ दिनों के फैसले देखें राजस्थान सरकार के, जिसमें न सिर्फ जातीय गणना के सर्वे की बात हो जाए या फिर बात हो जाए 33 से 50 जिले तो आपने कर दिए, लेकिन उसके बाद 3 जिले आपने और बना दिए, और अब लगातार यह कहा गया कि मांगते मांगते थक जाओगे, देते देते नहीं थकूंगा। उधर केंद्र सरकार की भी, मोदी सरकार की फ्लैगशिप कई सारी योजनाएं हैं जिनको लेकर 24 सांसदों ने लगातार अपनी बात रखी और बीजेपी रखेगी भी उन बातों को। तो आज की तारीख में पलड़ा किसका भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, निश्चित रूप से आचार संहिता लग चुकी है, तो अब नई घोषणाएं तो बिल्कुल नहीं हो सकती। और जहां तक राजस्थान में भी देखिए, कांग्रेस तो सरकार में रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मुझे क्या लगती है कि जो ग्राफ इनका क्राइम रेट बढ़ा है 39%, 5 वर्षों के अंदर अगर 39% ग्राफ बढ़ता है क्राइम का, तो ये बहुत चिंताजनक विषय है। खास तौर पे जब आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो, एक महिला जो वोटर रही है वो बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया है, और महिला वोटों की संख्या बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है तेजी के साथ। और जब
राजस्थान की बात करते हैं तो महिलाओं के साथ क्राइम की निश्चित रूप से बात होगी। जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, जो रेप की तमाम घटनाएं आ रही हैं, वो जो क्राइम रेट बढ़ रहा है, लगभग 14 से 15% का क्राइम रेट रहा है महिलाओं का। बिल्कुल अंतर विरोध और विरोधाभास दोनों तरह से सामने आए। राहुल लाल जी, ये बताइए कि अगर मैं बिहार के इलेक्शंस को देखता हूं जो विधानसभा में हुए थे, तो उसमें नीतीश कुमार की योजनाओं को लेकर कहा गया कि बड़ी संख्या में महिला वोटर निकल कर आई, और यहां पर जिस तरह से सौरभ जी ने जिक्र किया कि दो तरफा चीजें हैं। अगर आप बात करते हैं, आपको स्मार्टफोन महिलाओं को दिया, 50% आपने उनको बसों में सफर करने के लिए राहत दी, और भी महिलाओं को सेंटर में रखते हुए सिलेंडर की योजना आप देख लीजिए उनको दी गई। लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए, तो क्या वो डाइल्यूट हो जाएगा, क्या वो नकारात्मक असर डालेगा, या फिर कहीं ना कहीं जो बेहतर और सकारात्मक पहलू है वो असर करेगा? देखिए, महिलाओं के विरुद्ध अपराध हुए हैं, लेकिन यह भी चीज़ देखना पड़ेगा कि उस अपराध के बाद राज्य सरकार की कार्रवाई कैसे हुई। तो मैं देख पा रहा हूं कि राज्य सरकार काफ़ी ज़्यादा, कुछ मामलों को छोड़ना है, जो कि कुछ मामले में हम लोगों ने देखा वो एक अपवादजनक स्थिति, लेकिन अधिकांश मामलों में राज्य सरकार की कार्रवाई की स्थिति बेहतर रही। 2-3 चीज़ें देखिए, अगर मैं कहूँ, चाहे राजस्थान का आप मेवाड़ ले लीजिए, मारवाड़ ले लीजिए, हड़ौती का क्षेत्र ले लीजिए, चाहे शेखावटी ले लीजिए, अलग अलग रीजन में जब मैं जा रहा हूँ तो एक परिवर्तन की स्थिति वहाँ पे क्या दिख रही है कि पहले जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफ़ी हाई दिख रहा था, बीजेपी के लिए कहीं कहीं झुकाव दिख रहा था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा को बिल्कुल मुख्य चुनाव के लाइन से दूर किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि महिला वोटर्स को साथ में जोड़े, और वहाँ पे उनकी जो सबसे कद्दावर नेता है वसुंधरा राजे, उनको पूरा चुनाव लाइन में वो दूर किया है। तो ये तो बीजेपी की मैं मानूंगा कि काफ़ी गलत रणनीति रही। और जो अशोक गहलोत की रणनीति, जो अनुभवी व्यक्ति हैं, कि उन्होंने जो एक बजट बनाया और बजट बना के जिस तरह से उसको इंप्लीमेंट किया उस बजट का, तो साथ में थी, आप कहां से आकलन लग रहे हैं कि वसुंधरा राजे तो पूरे चुनाव जब सुन तो लीजिए, पार्टी में पूरा संगठन में काम किया है उन्होंने, सुन तो लीजिए, गलत मैं नहीं बोल रहा भाई, पूरे राजस्थान के जनता को पूरे राजस्थान के जनता को पता है भाई, नहीं बिल्कुल खबर गलत नहीं है। आप 2003 से देख लीजिए, जब वसुंधरा राजे चुनाव सीएम के बीच में जो सुन लीजिए, अरे भाई कोई तनाव की स्थिति नहीं है, जो उन्होंने आंदोलन किया अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ, उस पर चर्चा करिए, उस पर तो बताइए कुछ। मैं बता दे रहा हूँ सारा चीज। देखिए, एक मतभेद की स्थिति थी, जरूर सचिन पायलट और अशोक गहलोत, इन दोनों के बीच में मतभेद की स्थिति थी, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि मतलब थी बिल्कुल थी, अब नहीं है, अब नहीं है क्या? उस रूप में नहीं है। देखिए, अब नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस, आप ये आज कहते हैं कि क्या आज की तारीख में अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे और हाथ में हाथ हिलाकर ऊपर करेंगे और एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर जाएंगे, एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होंगे दोनों? मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ पे एक समझौता हुआ, और उस समझौते के बाद क्या आपने कोई वैसी स्थितियां देखी? हम लोगों को याद होना चाहिए कर्नाटक, लेकिन हमने मोटरसाइकिल पर बैठते हुए भी साथ नहीं देखा। सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार को हम लोगों ने देखते थे कि दोनों के बीच में बड़ी दूरी बनी हुई है। कितने दिन लगे थे सीएम डिसाइड होने में? फिर 1 महीना। भाई उसके बाद कोई समस्या आ रही है? कोई समस्या आ रही है? कर्नाटक में कोई समस्या नहीं आ रही। आप अगर निष्पक्ष सुन लीजिए, आप थोड़ा सा आ जाए, देखिए राजस्थान के अभी भी हम भ्रष्टाचार के मेरे वाकई मैंने पूरे नहीं होने दिए थे। अच्छा चलिए ठीक है, इन दोनों के बीच की धुरी, गोविंद सिंह डोटासरा का बयान पहले सुन लेते हैं, फिर उसके बाद निरंजन पोद्दार जी के पास आता हूं। गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या इस बार अपनी रिएक्शन दी है जो चुनाव का ऐलान हुआ है, वो सुनते हैं। एक्सरसाइज करके लिफाफा पैक कर दिया, उनका लिफाफा खुल नहीं पा रहा है, संघ ने वीटो कर रखा है, तो आप समझ सकते हैं कि उनमें कितने झगड़े हैं। हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम कर रही है। हम लोग जिस दिन भी बैठेंगे उस दिन हम सीईसी में हमारी केंद्रीय चुनाव समिति में नाम भेज देंगे। कोई बीजेपी की तो देश के प्रधानमंत्री और नड्डा जी ने एक्सरसाइज करके लिफाफा पैक कर दिया, उनका लिफाफा खुल नहीं पा रहा है, संघ ने वीटो कर रखा है, तो आप समझ सकते हैं कि उनमें कितने झगड़े हैं। हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम कर रही है। हम लोग जिस दिन भी बैठेंगे उस दिन हम सीईसी में हमारी केंद्रीय चुनाव समिति में नाम भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। दो खास मेहमान सौरभ जी और राहुल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो ये सोच रहे हैं या बता रहे हैं कि बीजेपी में झगड़ा है, वो कह रहे हैं कांग्रेस में झगड़ा है। गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो लिफाफा बंद किया हुआ है जिसके अंदर प्रत्याशियों के नाम है वो नहीं खोल रहे, और कल उन्होंने बयान दिया था कि जब उनका नहला आएगा तो दहला आएगा, यानी कि जब बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट आएगी तब हमारी लिस्ट आएगी, अगर वो नहला ना रखेंगे तो 10 दहला आप अपनी जेब में रख के घूमेंगे। बहरहाल ये मैं जानना चाहूंगा निरंजन पोद्दार साहब, बात बीजेपी की भी होगी क्योंकि लगातार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से कही गई है कि भाई 1 दर्जन कैंडिडेट मुख्यमंत्री के चेहरे पर घूम रहे हैं बीजेपी में भी, भले ही प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हो, संकेत दे रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल ही चेहरा है बीजेपी का। देखिए ऐसा है
इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? इसको आप नकारात्मक देखते हैं या सकारात्मक देखते हैं, या आपका दृष्टिकोण है? आज अगर भारतीय जनता पार्टी में, हमने दोनों पहलू आपके सामने रखे हैं, लेकिन वो लोगों तक किस तरह का नजरिया पहुंचेगा? मैं बता रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री मटेरियल अगर एक से अधिक है तो मेरे हिसाब से मेरा दृष्टिकोण यह है कि यह भारतीय जनता पार्टी की मजबूती को दर्शाता है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से अभी आपने सवाल किया कि जैसे महिलाओं को वहां पे स्मार्टफोन दिए गए, बसों के अंदर भाड़ा आधा कर दिया गया, देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, राजस्थान की जो महिलाएं हैं वो हमारा राजस्थान ढानियों के अंदर बसा हुआ, जैसे कहते हैं ना, भारत गांवों के अंदर बसता है, वैसे राजस्थान ढानियों में बसता है। और ढानियों के अंदर एक एक घर के अंदर एक एक अकेली महिलाएं रहती हैं। वो कभी भी अपने इज्जत से समझौता नहीं करेंगे, कभी अपने मान सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। अगर स्मार्टफोन देकर के अगर उन महिलाओं के मान सम्मान, गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने क्या बयान दिया था, मैं याद दिलाऊं क्या फिर आपको, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम तुष्टीकरण के अलावा बाकी कुछ भी हो जाए उसको चलिए फिर भी सहन कर लेंगे। तो यह बयान भी हमको यहां पर याद रखना पड़ेगा। संजीव कौशिक जी ये बताएं कि निरंजन पोद्दार जी का कहना है कि जिसके जितने दावेदार वो पार्टी उतनी जानदार। खाली मैं एक चीज कह दूं पोद्दार जी के बात पे, पोद्दार जी अगर अभी ये बात राजस्थान के मामले में तो कहेंगे कि बहुत सारे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी अच्छी स्थिति में है। लेकिन जब टीम इंडिया गलत है ना, लेकिन कांग्रेस से कंपैरिजन कर ले, जब टीम इंडिया की बात होगी, कंपैरिजन करना कितना सही है? क्या मतलब ये देखिए ऐसा है, किसी दूसरे प्रदेश की महिला है, अगर किसी दूसरे प्रदेश की महिला है कि भारत में नहीं है, सेकंड टीम इंडिया में अगर बहुत सारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, वो तो टीम इंडिया की कमजोरी है। मैं जवाब देता हूं, राजस्थान में बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तो वो उनकी मजबूती है। राहुल जी मैं जवाब देता हूं, चलेगा ना ये? राहुल जी मैं जवाब देता हूं, जो आप टीम इंडिया की बात है वो एक पार्टी नहीं है, वो कहीं का रोड़ा भानुमति ने अलग अलग विचारधारा, अलग अलग प्रदेश, अलग अलग सारा, मेरी बात समझिए, अलग अलग प्रदेश। और उसके अंदर आप जिस टीम इंडिया की बात करते हैं, राजस्थान में भी आपको उस टीम इंडिया का आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से वो बात सही है, मैं जो कहना चाह रहा हूं बात सुनिए। एक्चुअली में क्या है कि अगर आपको दक्षिण में जाकर के अगर सनातन को गाली देना आपको सूट करता है, तो राजस्थान जो एक धार्मिक स्थलों का प्रदेश है, राजस्थान का प्रदेश है, वो कैसे सनातन को स्वीकार करेगा कि राजस्थान सनातन जो है, अगर सफर तय करना है तो 23 की डगर पर चलना पड़ेगा। संजीव जी से मेरा सवाल अधूरा रह गया था, लेकिन देखिए पिछले चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली थी, ये 2008, 2013 और 2018 के जरिए हम आपको बताने हैं। पिछले 3 चुनाव का यहां पर जो नतीजा आया था 96 और 21 और 99, यानी अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, यानी कि आगे जा रहे हैं, 2018 से आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले जहां पर 96 में कांग्रेस की सरकार थी, फिर 96 से सीधा डिप करके 21 पर आ गई, फिर 99 शतक नहीं लग पाया था। बीजेपी 78 सीटें थी, विपक्ष में थी, लेकिन 163 के बाद फिर बड़ी बंपर मेजोरिटी के साथ सामने, और फिर उसके बाद डिप हुई, सरकार नहीं बनी, लेकिन वो 21 के पास या फिर इतने नीचे नहीं गई, 73 का आंकड़ा था। क्षेत्रीय दलों की भी यहां पर आप स्थिति देख रहे हैं, तीसरे घटक दलों को भी जानेंगे। लेकिन यहां पर संजीव जी सवाल आप ही से था मेरा सवाल, वो ये कि जिसकी पार्टी में जितने दावेदार वो पार्टी उतनी दमदार। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। ये अभी राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा कि इंडिया के मामले में ये चीज़ दावेदारी ये खत्म करते हैं और कहते हैं कि नहीं ये सही नहीं है। बात यह है कि जिस महिला के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या महिलाओं को सचमुच में भारतीय जनता पार्टी वहां बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट कर रही है? अपने ही पार्टी के सबसे सशक्त और कद्दावर महिला से देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री आप दिया कुमारी को क्यों भूल जाते हैं? नजरें नहीं मिला, दिया कुमारी राजसमंद की सांसद को क्यों भूल जाते हैं? हर फ्रंट पर वहां पर दिखाई दी। अलका गुर्जर को आप क्यों भूल जाते हैं? वो नजरें नहीं मिला, हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, वो नजरें और नेता ना बनाए क्या? तो नहीं, वो नजरें अगर कोई लगातार मुख्यमंत्री अगर आपको बना दिया 2 बार, फिर उसके बाद अभी भी संभावनाएं बाकी हैं, और भी तो नेता वहां पर खड़े करने पड़े। 33 अरे सर 33% आरक्षण, 33% आरक्षण अगर देना है तो फिर आपको कैंडिडेट और नेता महिला के खड़े भी तो करने पड़ेंगे। अगर महिलाओं के मामले में अगर देखा जाए, आज अगर भारतीय जनता पार्टी कह दे कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री उम्मीदवार है, तो जो मामला वहां पे जो बिल्कुल ढुलमुल अच्छा, आज अगर कांग्रेस कह दे कि कौन है उनका उम्मीदवार, कांग्रेस भी बता दे, कांग्रेस ने बताया, यही तो कह रहे हैं कि विधायक दल के नेता चुनाव करेंगे अगर चुनाव जीतते हैं तो। नहीं, मैं कह रहा हूं वसुंधरा राजे का नाम जिस तरह से बढ़ा है ना, आपको पार्टी की रणनीति के आधार पर मैं कह रहा हूं कि बढ़ाने के बाद ये चुनाव जो अभी एक तरह से कांग्रेस जहां पे कि लाभ लेते हुए नजर आ रही है, वो मुकाबला एक कड़े प्रतिस्पर्धा में बदल जाएगी, ये चीज कह रहा हूं मैं। जी निरंजन जी, महिलाओं के मामले में कांग्रेस की मानसिकता इसी चीज से परिलक्षित होती है कि विधानसभा के अंदर फ्लोर के ऊपर एक पदस्थ मंत्री ये बात कहता है कि राजस्थान के अंदर बलात्कार इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि राजस्थान तो पहले से ही मर्दों का प्रदेश रहा है, और पूरी की पूरी सरकार ठाके मार के हंसती है। इससे आप ये समझ के रखिए कि आपकी मानसिकता महिलाओं के प्रति बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप ये बताइए ना, जो उधर के आलोचना करते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत का भी बयान इसी रूप में है। आप एक चीज और समझिए, मैं बात कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी की। मुख्यमंत्री जी
जो सनातनी महिलाएं हैं उनका घूंघट उठवाने की प्रथा, उनको कहते हैं अब आप पर्दा प्रथा से बाहर आइए, लेकिन जब बात हिजाब की आती है तो कहते नहीं हिजाब और बुर्का तो जरूरी है। ये भैया इसको पूरा देश जानता है, इसको आम जनता इसको समझती है, और ये आप देखिए ये जो चीजें हैं जिस तरीके से कन्हैया लाल का सरेआम मर्डर हो जाता है और उसकी जिस तरीके से कमजोर पैरवी होती है, ये सारी की सारी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि वहां पे जब जहां हिंदुओं की शोभा यात्रा निकलती है वहां सरकार। हम अपने दूसरे स्टूडियो में हमारे सहयोगी हेमंत का भी रुख करते हैं, वो भी इस वक्त कुछ जबरदस्त इस वक्त उनके पास अपडेट्स हैं, कई सारी जानकारियां, बिल्कुल